हेलो। टूल किट फॉर नीट में आज हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल या हैच एंड सेलेक्ट पाथवे के बारे में। ठीक है। C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहते हैं? C4 साइकिल को C4 साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना। 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। ठीक है। सेम जैसे हमने C3 में पढ़ा था वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि वहाँ पर C3 क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसमें पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड का था। यहाँ पर C4 साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन का है। ठीक है। क्या नाम है उसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इस साइकिल को हम क्या कह सकते हैं? DCA साइकिल। ठीक है। DCA साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। याद रखना हमने क्या लिखा है? DCA साइकिल। ठीक है। किसको कह रहे हैं? C4 साइकिल को कह रहे हैं। एक TCA साइकिल थी, वो क्रैब साइकिल थी। ठीक है। ये क्या है? DCA साइकिल। ठीक। चलो, हैच एंड स्लैक उन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने साइक्लिक प्रोसेस को प्रपोज किया था शुगर केन लीफ में और मेज लीफ में। हैच और स्लैक वो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने पाथवे को प्रपोज किया था इसमें शुगर केन लीफ और मेज लीव्स में। ठीक। अभी जो C4 साइकिल है ये भी किसका पार्ट है? डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन हम किसको कह रहे थे? ऐसे ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को जो इंडिपेंडेंट थी लाइट से, है ना। लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक। और डार्क रिएक्शन का मेन पर्पस क्या था? बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या कर रही थी? शुगर का सिंथेसिस करवा रही थी। इन रिएक्शंस का जो मेन पर्पस है वो क्या है? शुगर सिंथेसिस। ठीक। तो अब जैसे ही हमने लिखा शुगर सिंथेसिस, तो मन में डाउट आता है कि भाई शुगर सिंथेसिस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और प्लांट शुगर सिंथेसिस किसके थ्रू कर रहे थे? C3 साइकिल के थ्रू कर ही रहे थे, है ना। C3 साइकिल के थ्रू कर रहे थे। ठीक। और C3 साइकिल में जो मेन प्रोसेस था उनका वो क्या था? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। ठीक। जिसमें उन्हें जरूरत पड़ रही थी किसकी? रुबिस्को की। ठीक है। रुबिस्को वो एंजाइम जो कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ CO2 और ऑक्सीजनेशन मतलब एडिशन ऑफ O2 दोनों करा सकता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई अगर C3 साइकिल के थ्रू शुगर का सिंथेसिस हो रहा था तो फिर C4 साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो उसका आंसर भी इसी रुबिस्को में है कि रुबिस्को भाई ये क्या कराता है? कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है। कब? जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और क्या करा सकता है? ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। कब? जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और उसने क्या करा दिया? ऑक्सीजनेशन, तो उसकी वजह से एक वेस्टफुल प्रोसेस होने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बारबर्ग इफेक्ट, या फिर हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। ठीक। वेस्टफुल क्यों कह रहे हैं? वेस्टफुल इसलिए कह रहे हैं कि एक तो कार्बन का लॉस होता है, दूसरा ATP भी कंज्यूम होती है ना। तो कार्बन का लॉस हो रहा है और ATP भी कंज्यूम हो रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है। तो रुबिस्को जो डुअल प्रॉपर्टी रखता है कार्बोक्सिलेशन की भी और ऑक्सीडेशन की भी, अगर उसको ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है तो वो क्या कराएगा? वो कराएगा ऑक्सीजनेशन, और उसकी वजह से क्या होने लगता है? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक। तो कुल मिला के बात ये हुई कि C3 प्लांट शुगर का सिंथेसिस तो कर रहे थे, या फिर कहें प्लांट C3 साइकिल का यूज करके शुगर का सिंथेसिस तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम थी कि C3 साइकिल में जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी डुअल प्रॉपर्टी की, है ना, वो बहुत एफिशिएंट काम नहीं कर पाता है। कब? जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों प्रोसेस कराता है ना। तो C3 साइकिल जो है बहुत एफिशिएंटली शुगर का सिंथेसिस नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्लांट ने क्या है? ड्यूरिंग इवोल्यूशन चेंज किया अपनी एनाटॉमी में भी और अपनी फिजियोलॉजी में भी। ठीक है। और उस एनाटॉमी की वजह से क्या हुआ? उन्होंने अपनी शुगर सिंथेसिस के प्रोसेस को एफिशिएंट किया, है ना, जिसको हम C4 साइकिल के फॉर्म में पढ़ेंगे भी। ठीक है। क्या चेंज किया उन्होंने? उन्होंने क्रांज एनाटॉमी का फॉर्मेशन किया। ठीक। क्रांज मतलब होता है रीथ या रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि भाई जो वेस्कुलर बंडल था, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या है?
कुछ सेल अरेंज है ना, एक शीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, एक सर्किल में शीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको इन्होंने क्या बोला, बंडल शीट सेल है ना, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ है तो बंडल शीट सेल। और दूसरे जो नॉर्मल सेल है वो क्या है, मीजोफिल सेल। तो इससे पहले सीधी साइकिल किस में चल रही थी, मीजोफिल सेल में चल रही थी। अब नए टाइप के सेल आ गए जिनको हम कह रहे हैं बंडल शीट सेल। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही है वो ये कि भाई ये जो बंडल शीट सेल है ये कहाँ पर है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ है ना, और उससे पहले क्या है, मीजोफिल सेल है। तो बंडल शीट सेल जो है वो स्टोमेटा से काफ़ी दूरी पर है ना। तो अगर स्टोमेटा से काफ़ी दूरी पर है तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत, मतलब जो लीफ में इंक्रीज भी हो रही होगी वो भी इन पर्टिकुलर टाइप के सेल जिनका नाम है बंडल शीट सेल वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही होगी तो रोविस्को क्या कराएगा, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन। और हमारा जो मेन मकसद है, हमारा सा मतलब प्लांट का मेन मकसद जो था वो क्या था कि ऑक्सीजनेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, चलो तो उन्होंने क्या किया, एनाटॉमी में चेंज किया। ठीक, चलो तो अब जो C4 प्लांट है या ऐसे प्लांट जिनमें C4 साइकिल चलेगी उनमें क्या दो तरह के सेल हैं, एक तो मीजोफिल सेल और एक बंडल शीट सेल। ठीक है, तो इन सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, जैसे मीजोफिल सेल में क्या होता है, पहला जो CO2 एक्सेप्टर है उसको क्या बोलते हैं, PP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और बंडल शीट सेल में जो CO2 एक्सेप्टर उसको क्या बोलते हैं, RBP। तो कार्बोक्सिलेशन जब मीजोफिल सेल में होगा तो एक एंजाइम काम करेगा उसमें पैप कार्बोक्सिलेज या पैपकेज बोलते हैं। और बंडल शीट कहाँ पे काम कर रहा है, वो बंडल शीट सेल में कौन काम कर रहा है, रोविस्को। ठीक है, क्योंकि इस रोविस्को को हमें ऑक्सीजन से बचाना था। ठीक है, मीजोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का साइज लार्ज होता है और बंडल शीट सेल में स्मॉल होता है। ठीक, मीजोफिल सेल में कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा, ग्रेनल है ना, ग्रेना मतलब पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड। और यहाँ पर ग्रेना एब्सेंट है। अब इस बात को थोड़ा सा गौर से समझो कि बंडल शीट सेल में क्या है, ग्रेना एब्सेंट है। अगर ग्रेना एब्सेंट है, ठीक है, एक तो ग्रेना हो गया और एक सिंगल है, तो अगर ग्रेना एब्सेंट है तो फिर यहाँ पर क्या नहीं होगा, सिर्फ PS फर्स्ट होगा, ओनली PS फर्स्ट। PS2 मतलब फोटो सिस्टम 2 जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। और अगर फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है इसका मतलब नो फोटोलिसिस। फोटोलिसिस से मतलब नो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, और वो वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो O2 का इवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो बंडल शीट सेल में फोटो सिस्टम 2 है ये नहीं, और जब है ये नहीं तो क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगेन हम फिर क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन से बचा रहे हैं किसको, रोविस्को को। ऑक्सीजन अगर यहाँ पर रिलीज होती है बंडल शीट सेल में तो इनका ये जो ड्यूरिंग इवोल्यूशन उन्होंने एनाटॉमी में चेंज किया तो उसका कोई पर्पज ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक, अब प्लांट में बात करें तो C4 साइकिल वो कहाँ पर ऑपरेट होगी, मतलब पहला कार्बोक्सिलेशन जो है या 4 कार्बन का जो स्टेबल कंपाउंड है वो कहाँ पर बनेगा, मीजोफिल सेल में। और C3 साइकिल कहाँ पर ऑपरेट होगी, बंडल शीट सेल में। अब एक और बात यहाँ पे जान लो कि C3 साइकिल तो हर प्लांट में होता है। जितने भी फोटोसिंथेटिक यूकारियोट्स हैं उन सभी में शुगर का फॉर्मेशन किससे होना है, एक ही साइकिल है उनके पास, जिसको हम कहते हैं क्या, C3 साइकिल। ठीक है, चलो अब जरा साइकिल को समझ लेते हैं। तो ये हमने साइकिल का आउटलाइन बना रखा है। पहला सेल हमने दिखा रखा है वो क्या है, मीजोफिल सेल, और दूसरा बंडल शीट सेल। तो सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी और वो किसके साथ ऐड होगी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसको हम CO2 एक्सेप्टर कह सकते हैं। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन का PP और एक CO2 मिलके कितना हो गया, 4 कार्बन का। तो PP में CO2 ऐड हो रहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या है, पैपकेज या पैप कार्बोक्सिलेज। फाइनली एक 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, 4 कार्बन का, जिसको हमने कहा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसी की वजह से साइकिल का नाम C4 साइकिल, ये बात हम कर चुके। ठीक, चलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के बाद क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन और बनेगा फाइनली मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। ठीक है, तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, मीजोफिल सेल में। फिर इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ये जाएगा कहाँ पर,
बंडल सील सेल में। और बंडल सील सेल में पहुंचने के बाद इसका होगा हाइड्रोलिसिस, का होगा ब्रेक डाउन। ये ब्रेक हो जाएगा पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, और CO2 में। तो जब CO2 रिमूव होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हुआ? मेसोफिल में। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो रहा है? बंडल सील सेल में। अब ये जो CO2 रिलीज हुई है बंडल सील सेल में, इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? RUBP, है ना। और यहाँ पर फिर से कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और इसको कौन कैटलाइज कर रहा है? रूबिस्को, है ना। और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी C3 साइकिल, और फाइनली इसी को क्या बनता है? शुगर। ठीक है। तो ये CO2 तो एंटर कर जाएगा कैल्विन साइकिल में, जिसके थ्रू फाइनली क्या बनना है? शुगर। अब ये जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना था, ये फिर से कहाँ ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा? मेसोफिल सेल में। ठीक है, ये आ गया पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होना है? फॉस्फोराइलेशन, है ना। क्या होना है? फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन का मतलब हमने बताया आपको, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है। तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा? फॉस्फेट का सोर्स है वो ATP, जो ब्रेक हो जाएगा किसमें? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, है ना। और ये ऐड हो जाएंगे किसमें? PP में। और फाइनली क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड में ऐड हो गया, और क्या बन जाएगा? PP फॉस्फोरल पायरुवेट। ठीक। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो C3 साइकिल में C4 साइकिल में क्या हुआ? C3 साइकिल के अलावा एक स्टेप और हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं रीजनरेशन। और इसमें 2 ATP पर टर्न कंज्यूम होते हैं। और इतना हमने पढ़ा है कि कैल्विन साइकिल में शुगर सिंथेसिस के लिए आपको 6 टर्न की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो कितना ATP और कितना NADPH इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसको ज़रा समझते हैं। ठीक है। चलो, ATP कंजप्शन इन C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। तो C4 पाथवे में हमने देखा कि सिर्फ 2 ATP लग रहे हैं, जिसमें किसमें लग रहा है? रीजनरेशन में, या कह सकते हैं कि CO2 फिक्स करने में। ठीक। C3 पाथवे में हमने देखा था 3 ATP लग रहे थे, है ना। तो दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो 5 ATP लग रहे हैं एक C4 प्लांट में, टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए थे। तो 5 × 6 30 ATP, जिसमें कि 18 ATP चाहिए थे C3 साइकिल में, और 12 ATP चाहिए होते हैं C4 साइकिल में। ठीक। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 30 ATP और 12 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं C4 प्लांट में टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखे हैं C4 प्लांट के रिगार्डिंग। जैसे C4 प्लांट क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट होता है ना। क्यों मोर एफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोटो रेस्पिरेशन जैसा वेस्टफुल प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन को हम वार्बर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक। और C4 प्लांट जो है वो अडेप्टेड होते हैं हाई टेम्परेचर के लिए, लो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन या इंटेंस लाइट के लिए भी। ठीक है। टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। ठीक। तो ये C4 साइकिल का कंसेप्ट था। आई होप ये साइकिल आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।